दोस्तों राम राम। मैं विजय भारद्वाज अधिगम क्लासेस की इस ऑनलाइन सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप सब जानते हैं, मैंने कई बार आपको क्लासेस के अंदर ही बताया है कि हम सब प्रकृति की संतान हैं। प्रकृति हमारी जननी है और जननी अनेक बार परीक्षा लेती रहती है। मेरे हिसाब से ये जो कोरोना इन्फेक्शन है, ये हमारी माता के द्वारा लिया गया हमारा एग्ज़ाम है, हमारी परीक्षा है। मुझे लगता है कि प्रकृति ये जानना चाहती है कि हम इन विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार अपने आप को समायोजित करते हैं, किस प्रकार हम अपने इस विनाश की स्थिति में भी सृजन का मार्ग ढूंढते हैं, सृजन की तलाश करते हैं। इसलिए हम सबको इन विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करना है। हम सबको अपने कर्तव्यों का निरंतर पालन करते रहना है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना है। मैं अध्यापक हूँ, मेरा कर्तव्य है पढ़ाना, तो सभी प्रकार के डर भय सब कुछ निकाल कर और मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है। आप सभी स्टूडेंट्स हैं, इसलिए आप सब भी सभी प्रकार के भय, सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर और अपने कर्तव्य का पालन करें। सृजन, विकास, सृजन ये एक अनवरत प्रक्रिया है और आप सब जानते हैं इसी अनवरत प्रक्रिया का ही नाम है विनाश में सृजन ढूंढना और सृजन के साथ विनाश होना और फिर से सृजन ढूंढना। इसी को कहते हैं इतिहास। और मैं विजय भारद्वाज आपके सामने भारतीय इतिहास की एक झलक लेकर आया हूँ। भारतीय इतिहास आप सब जानते हैं कि कुछ दिनों पहले तक तो सामान्य ज्ञान में भारतीय इतिहास को ही स्वीकार किया जाता था। अधिकांश लोग यही मानते थे कि सामान्य ज्ञान का अर्थ है भारतीय इतिहास। सभी प्रकार की परीक्षाओं में काम आता है, न केवल रीट बल्कि पटवारी, RAS, IAS सभी प्रकार की परीक्षाओं के अंदर भारतीय इतिहास अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अतः फिलहाल मैं रीट को ध्यान में रखते हुए, रीट के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए भारतीय इतिहास का शुभारंभ इस मंच पर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपके सिलेबस में जो भारतीय इतिहास है, या ये समझ लीजिए कि जो इतिहास है, इस इतिहास के दो भाग हैं। एक राजस्थान का इतिहास, जिसे मेरे विद्वान अनुज श्री कुलदीप शर्मा जी आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और दूसरा, चूँकि मैं बड़ा हूँ इसलिए मैं बड़ी चीज़ आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, जिसे कहेंगे भारतीय इतिहास। दोस्तों, भारतीय इतिहास के 3 भाग होते हैं। मोटे मोटे रूप से भारतीय इतिहास के 3 भाग हैं। एक प्राचीन भारत का इतिहास, एक मध्यकालीन भारत का इतिहास और एक आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास को हम मोटे मोटे रूप से अगर हम बात करें तो मोटे मोटे रूप से प्राचीन भारत के इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक तो है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, एक है आद्य ऐतिहासिक काल और एक है ऐतिहासिक काल। ये जो विभाजन है, प्राचीन भारत के इतिहास का जो ये विभाजन है, इस विभाजन का मुख्य आधार है हमारे साक्ष्य। और इतिहास में साक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के साक्ष्य कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है साहित्यिक या लिखित साक्ष्य, साहित्यिक या लिखित साक्ष्य, और दूसरा होता है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्य या लिखित जो साक्ष्य है, इनमें वे सभी सामग्री, वो सभी ग्रंथ, वो सब किताबें, वो सभी अभिलेखीय सामग्री, वो लिखित सामग्री जो हमें सिक्कों पर,
अभिलेखों के अंदर, शिलालेखों आदि के अंदर हमें मिलती है, वे सभी क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं साहित्यिक या लिखित साक्ष्य। और पुरातात्विक साक्ष्य मनुष्य के द्वारा भूतकाल में काम में ली गई वे सभी वस्तुएं जो हमें वर्तमान में खुदाई के दौरान, उत्खनन के दौरान प्राप्त होती है, वे सभी वस्तुएं, वे सभी भौतिक वस्तुएं ही क्या कहलाती है? वो कहलाती है पुरातात्विक साक्ष्य। और ये ही दोनों इतिहास के मूल आधार हैं। अगर ये दोनों ना हो तो इतिहास सिर्फ कहानी, किस्से या कपोल कल्पना मात्र रह जाती है। इसलिए इतिहास को इतिहास बनाने वाली इन दोनों चीज़ों के आधार पर ही इस प्राचीन भारत के इतिहास का वर्गीकरण किया गया है। तो ढंग से समझना दोस्तों कि प्रागैतिहास किसे कहते हैं? इतिहास का वह काल जिसको जानने के लिए हमारे पास केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। केवल कौन से साक्ष्य? पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। वे ही साक्ष्य क्या कहलाते हैं? वही काल क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। और जहाँ पर हमें क्रमबद्ध तरीके से लिखित साक्ष्य उपलब्ध होना शुरू हो जाते हैं, उसी काल को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। लिखित साक्ष्य कैसे होने चाहिए? लिखित साक्ष्य होने चाहिए क्रमबद्ध, अर्थात बिल्कुल सुपठित होने चाहिए और सुस्पष्ट होने चाहिए। दोनों ही प्रकार के होने चाहिए, तब जाके उस काल को हम ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रख पाते हैं। लेकिन दोस्तों लगभग 19वीं शताब्दी के आसपास खुदाई के दौरान कुछ ऐसे साक्ष्य हमारे सामने आए, जहाँ पर कुछ ऐसी सभ्यताएं हमारे सामने आई जहाँ पर हमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले। कौन कौन से साक्ष्य? पुरातात्विक साक्ष्य तो मिल गए, लेकिन और मजे की बात यह है कि लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हो गए। लेकिन लिखित साक्ष्य कैसे थे? लिखित साक्ष्य थे या तो अपठित रहे, या तो कैसे रहे? अपठित रहे, या फिर अस्पष्ट रहे। ऐसे काल को किस काल में रखा जाए? अगर इस काल को प्रागैतिहासिक काल में रखा जाए तो परिभाषा के अनुसार ये सही नहीं रह पाएगा, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल कहता है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत की परिभाषा के हिसाब से जहाँ पर केवल पुरातात्विक सामग्री मिली है, अर्थात जहाँ लिखित साक्ष्य उपलब्ध ही नहीं है, लेकिन यहाँ तो लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। इसलिए इस काल को हम प्रागैतिहासिक काल में नहीं रख सकते। दूसरी बात, अगर ऐतिहासिक काल में रखना चाहें तो ऐतिहासिक काल की परिभाषा के अंदर भी ये सूट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि लिखित साक्ष्य के अंदर लिखित साक्ष्य कैसे होने चाहिए? सुपठित और सुस्पष्ट होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो लिखित साक्ष्य है वो कैसे हैं? अपठित भी हैं और कुछ जगह पर अस्पष्ट भी है। इसलिए प्रश्न उठा कि अब ऐसे काल को किस श्रेणी में रखा जाए? तो इतिहासकारों ने इसके लिए एक नई श्रेणी का आगाज किया, एक नई श्रेणी का प्रयोग किया, और उसी को कहते हैं आद्य इतिहास, यानी प्रारंभिक इतिहास। यानी ये वो काल है जिस काल के अंदर व्यक्ति को लिखना तो आ गया था, पर उसका लिखित कार्य जो है वो हमारे कोई विशेष उपयोग में नहीं आ पाया। यानी इतिहास का जो प्रारंभिक युग है, इस प्रारंभिक युग को ही हम आद्य इतिहास कहते हैं। और भारतीय इतिहास में इस श्रेणी में अगर हम बात करते हैं, तो आपका सिलेबस प्रारंभ ही आद्य ऐतिहासिक काल से होता है, और इसमें दो सभ्यताएं हमारे सामने आती है। एक है जिसे हम हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, एक है हड़प्पा सभ्यता और एक है वैदिक सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता आप सब जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन वो लिखित साक्ष्य आज तक अपठित हैं, आज तक कोई उन्हें पढ़ नहीं पाया। आप कहेंगे वैदिक जो सभ्यता है, वैदिक सभ्यता तो का ज्ञान हमें वेदों से होता है और वेदों को तो पढ़ लिया हमने। लेकिन दोस्तों वेद जो है वो मूलतः धार्मिक ग्रंथ है, जहाँ पर मुख्य रूप से पूजा विधि की चर्चा की गई है, जहाँ देवताओं और यज्ञ हवन आदि की चर्चा की गई है। ये जो ग्रंथ है वैदिक ग्रंथ, ये वैदिक ग्रंथ हमें उस काल के सामाजिक आर्थिक ढांचे के बारे में तो बता पाते हैं, लेकिन उस काल में घटित जो घटनाएं थी उन घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से विवेचन नहीं कर पाते। अर्थात ये ग्रंथ सूचना परक ग्रंथ नहीं है। इसी वजह से वो जो वेद हैं, वेदों से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है,
उसमें और उस काल के विषय में जो भी हम चर्चा करेंगे उसमें हमें एक चीज़ बहुत बार बार यूज करनी पड़ेगी, और वो है संभवतः, शायद संभवतः ऐसा होगा, संभवतः ऐसा होगा, क्योंकि वेदों की व्याख्याओं के आधार पर अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग प्रकार से उसकी व्याख्याएं की, और उन व्याख्याओं के आधार पर अलग अलग निष्कर्ष हमारे सामने उपलब्ध होते हैं। इसीलिए दोस्तों, इसीलिए इन दो सभ्यताओं को हमारे यहाँ पर आद्य इतिहास में रखा गया है, और यहीं से वास्तव में आपके सिलेबस का प्रारंभ होता है। इसके बाद में जैसे ही ये जो लगभग 2500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से और 1700 ईसा पूर्व का जो काल है, उस काल को हम हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मानते हैं। फिर 200 साल का लगभग गैप आता है, और 1500 ईसा पूर्व से लेकर और 600 ईसा पूर्व का जो काल है, उस काल को हम वैदिक काल या वैदिक सभ्यता का काल के अंतर्गत शामिल करते हैं। अर्थात 600 ईसा पूर्व के आसपास आते आते हमारा आद्य इतिहास समाप्त हो जाता है। फिर नई श्रेणी प्रारंभ होती है, जिसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। और इस ऐतिहासिक काल का जो प्रारंभ है, अर्थात जहाँ से हमें लिखित साक्ष्य सुपठित और सुस्पष्ट रूप से मिलने प्रारंभ हुए, क्रमबद्ध रूप से हमें घटनाएं मिलना प्रारंभ होती है, वो वास्तव में कब से शुरू होता है? 600 ईसा पूर्व से शुरू होता है। और आगे का जो हमारा सिलेबस है, इसी ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, जो आज तक का काल है, इसी ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। अतः प्राचीन भारत का जो इतिहास है, उस प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो मूल रूप से हमारे यहाँ प्रारंभ होता है 600 ईसा पूर्व के आसपास, और 600 ईसा पूर्व से प्रारंभ होके और हर्ष की मृत्यु तक, यानी 647 ईस्वी सन तक हमारे यहाँ पर ऐतिहासिक काल, प्राचीन भारत का इतिहास का ऐतिहासिक काल चलता रहता है। उसके बाद में मध्यकालीन भारत का इतिहास आता है। दोस्तों, मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है, वो मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम अगर शुरू करना चाहें तो मध्यकालीन भारत का इतिहास भारत में 1206 ईस्वी से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? 1206 ईस्वी में। या हम समझ सकते हैं कि मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है सल्तनत काल। कौन सा काल? सल्तनत काल। और दूसरे काल को हम कहते हैं मुगल काल। सल्तनत काल और मुगल काल। 1206 ईस्वी के अंदर, 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई, एक तुर्की साम्राज्य की स्थापना की गई। इसे ही हम मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत मानते हैं। यहाँ से प्रारंभ होके और लगभग 1526 ईस्वी तक, कहाँ तक? 1526 ईस्वी तक हमारे देश में सल्तनत काल चलता है। इस काल में जो जितने भी शासक हुए, वे सभी शासक अपने नाम से पहले किसकी उपाधि धारण करते थे? सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। इसीलिए इस काल को सल्तनत काल की उपाधि जाती है, सल्तनत काल कहा जाता है। आपके सिलेबस में खुशी की बात यह है कि आपके सिलेबस में सल्तनत काल नहीं है, लेकिन सल्तनत काल की दो घटनाएं आपके सिलेबस में दे रखी है भाइयों। दो घटनाएं आपके सिलेबस में दे रखी है। एक तो है सूफी आंदोलन और दूसरा है भक्ति आंदोलन। सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन, ये दोनों आंदोलन मूल रूप से किससे संबंधित हैं? सल्तनत काल से, जो आपके सिलेबस में है। 1526 ईस्वी में भारत में एक नई शक्ति का आगमन हुआ, और उस नई शक्ति को कहा जाता है मुगल शक्ति। 1526 में पानीपत के पहले युद्ध के द्वारा मुगल शासक बाबर ने भारत में प्रवेश किया, और यहीं से प्रारंभ होता है एक विशाल साम्राज्य का काल, एक बहुत ही सुगठित साम्राज्य का काल, जो भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। आपके सिलेबस में 1526 से लेके, हम मोटे मोटे रूप से इस काल को 1526 से लेके और 1857 तक मान सकते हैं। कहाँ तक मान सकते हैं? 1857 तक मान सकते हैं। और इस काल के अंदर, इस काल की लगभग सभी घटनाएं आपके सिलेबस में, मूल रूप से हम इस पे विशेष रूप से जो आग्रह करेंगे, वो आग्रह करते हैं सांस्कृतिक और प्रशासनिक इतिहास पर। किस पर? सांस्कृतिक और प्रशासनिक इतिहास पर हम विशेष रूप से ध्यान देंगे। ज़्यादा ध्यान हमारा जो
ध्यान रहेगा, हम जो मुख्य रूप से एम्फेसाइज करेंगे वो करेंगे संस्कृति के ऊपर, मुगल संस्कृति और मुगलकालीन प्रशासन के ऊपर। समझ में आ रही है बात आपको? इसके बाद प्रारंभ हो जाता है हमारे यहाँ आधुनिक भारत का इतिहास। 1857 की क्रांति से आधुनिक भारत का इतिहास प्रारंभ हो जाता है, और जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं 1857 की क्रांति के विषय में। हमारे सिलेबस में आधुनिक भारत का जो पहला बिंदु है वो पहला बिंदु है 1857 की क्रांति। और इसी के आगे आप सब जानते हैं कि 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद भारत में एक प्रकार से अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो गई थी। 1757 से 1857 के बीच इन अंग्रेजों ने ऐसा क्या किया कि भारत के लोगों ने इनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि मुख्य रूप से ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करते हैं तो 600 ईसा पूर्व से ही भारत में एक तंत्रात्मक शासन व्यवस्था का प्रारंभ हो गया था। एक प्रकार से देखा जाए तो तानाशाही का प्रारंभ, एक तंत्र का अर्थ ही क्या होता है? तानाशाही का प्रारंभ हो गया था। अर्थात कानून क्या है? कानून शासक की इच्छा पर निर्भर करता है, और ये युग प्रारंभ हो गया था 600 ईसा पूर्व से ही। 600 ईसा पूर्व से लेके और 1757 तक, मोटे मोटे रूप से 1757 तक भारत में मुगलों का भारत में एक तंत्रीय शासन रहा, और उसके बाद में फिर से तानाशाही शासन शुरू हो गया अंग्रेजों का। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि भारत की वो जनता, वो सहनशील जनता जिसने इतने वर्षों तक कभी विद्रोह नहीं किया, अपने शासकों के खिलाफ कभी विद्रोह नहीं किया, अचानक 100 साल में ही ऐसा क्या कर दिया इन लोगों ने कि हमारे देश के लोगों ने, किसान, जमींदार, जागीरदार, राजा महाराजे, मजदूर वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग, इन सभी लोगों ने सम्मिलित रूप से एक विद्रोह को जन्म दे दिया। कुछ न कुछ तो ऐसा हुआ ही था दोस्तों। और वो सबसे बड़ी चीज़ क्या थी, आप ढंग से समझना इस चीज़ को, कि अब तक जितने भी 1857 तक या 1757 तक जितने भी भारत के अंदर एक तंत्रीय शासक हुए, वे सब भारतीय शासक थे। अगर मैं सल्तनत काल के शासकों की और मुगलकालीन शासकों की बात करता हूँ तो निसंदेह ये आए विदेश से ही थे, लेकिन कभी भी ये लौटकर अपने देश में नहीं गए। इन्होंने, मैं जानता हूँ कि ये शोषण भी किया इन लोगों ने, इन सभी शासकों के द्वारा शोषण भी हुआ देश की जनता का, बहुत ज़बरदस्त तरीके से लगान वसूली की गई, बहुत कुछ किया गया। हमारे जहाँ स्थानीय जो शासक थे इनके द्वारा भी बहुत सारा शोषण किया गया आम जनता का। लेकिन मज़े की बात यह थी कि इन लोगों ने जितना भी शोषण किया, वो सारा का सारा शोषण किया हुआ जो धन था, वो धन इन्होंने भारत में ही खर्च कर दिया। इसलिए जैसे ज़मीन का पानी ज़मीन से निकलकर वापस अगर ज़मीन में चला जाता है तो ज़मीन के पानी में कोई कमी नहीं आती है। अर्थात इतना शोषण होने के बावजूद भी भारत सोने की चिड़िया बना रहा। लेकिन 1757 के बाद जो नए शासक आए थे, इन शासकों के द्वारा ऐसी नीतियां लागू की गई, ऐसे प्रयोग किए गए, जिससे भारत का धन धीरे 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 इंग्लैंड की तरफ पलायन कर गया, और भारत जो एक सोने की चिड़िया हुआ करता था, गरीब देशों के अंदर शामिल हो गया। इसलिए देश की जनता के द्वारा, देश के लोगों के द्वारा, सैनिकों के द्वारा, किसानों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा सम्मिलित रूप से उन्हें निष्कासित करने के लिए पहला प्रयास किया गया। इसी को कहा जाता है 1857 की क्रांति। लेकिन आप सब जानते हैं दोस्तों कि ये क्रांति असफल हो गई। क्यों असफल हो गई? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था राष्ट्रवाद का अभाव। और राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रवाद का अर्थ होता है संगठन। अर्थात हमारे देश में संगठन का अभाव था। संगठन कब होता है? जब सभी लोगों की सोच, जब सभी लोगों की इच्छाएं, जब सभी लोगों के उद्देश्य एक हो जाते हैं, तब उसी को हम कहते हैं एकता, राष्ट्रवाद, और इसी को हम कहते हैं कि संगठन। और ये संगठन का अभाव था 1857 की क्रांति के समय। इसी वजह से 1857 की क्रांति क्या हो गई? फेल हो गई। लेकिन वास्तविकता यह है कि व्यक्ति गलतियों से सीखता है। भारतीय लोगों ने समझा इस चीज़ को और स्वीकार किया, और भारतीय लोगों ने संगठन बनाने प्रारंभ किए, और बहुत ही अति शीघ्र एकता का बिगुल बज गया। और इस बिगुल के अंतर्गत सबसे पहले आया एक नया संगठन, एक अखिल भारतीय संगठन, जिसे कहा जाता है कांग्रेस। और इस कांग्रेस ने भारत की आज़ादी की बागडोर संभाली।
और इसके तुरंत बाद इसी कांग्रेस के द्वारा धीरे धीरे जो प्रयास किए गए, कभी नरम तरीके से, कभी गर्म तरीके से, और इसी प्रयासों के अंतर्गत चलते चलते हमारे यहाँ पर 1919 के अंदर एक नया सितारा जन्म लेता है, और उस नए सितारे को कहा जाता है, उसका नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, आपके सिलेबस में महात्मा गांधी का योगदान दिया हुआ है। और महात्मा गांधी का योगदान की अगर मैं बात करूं तो वो 1919 से लेके 1947 तक आप महात्मा गांधी की जीवनी पढ़ लें या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पढ़ लें, कोई अंतर दिखाई नहीं देता। अर्थात 1919 से लेकर 1947 तक भारतीय इतिहास पर एक ही व्यक्ति का परचम फहराता रहा, और वो व्यक्ति थे महात्मा गांधी, जिनमें गोखले का नरम रुख और तिलक का गरम रुख दोनों सम्मिलित रूप से कार्य कर रहे थे, जिनमें विद्रोह की चिंगारी भी थी, जिनमें अहिंसा का प्रेम और अहिंसा का पुट भी था। दोनों को शामिल करते हुए ये व्यक्ति ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाया, और 1947 तक, जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ, तब तक महात्मा गांधी के प्रयास अनवरत चलते रहे, और इन्हीं का योगदान पड़ रहे हैं। अर्थात सीधी सी बात समझी जाए तो सिलेबस बनाने वाले ने जैसे ही महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया, महात्मा गांधी का योगदान जोड़ दिया, इससे यही सिद्ध होता है कि वो व्यक्ति पूरा स्वतंत्रता संग्राम जानना चाहता है, पूरे स्वतंत्रता संग्राम के सभी चरणों को वो जानना चाहता है कि इस व्यक्ति को, सामने वाले स्टूडेंट को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आता है या नहीं आता है। इसके अलावा अंग्रेजों के द्वारा भारत के अंदर जो नीतियां लागू की गई, जो राजस्व नीतियां लागू की गई, कौन सी नीतियां? जो राजस्व नीतियां लागू की गई, जो भारतीय रियासतों के साथ जो नीतियां लागू की गई, इन सभी की भी थोड़ी थोड़ी चर्चाएं आपके सिलेबस में दे रखी है। तो दोस्तों, ये था आपके सिलेबस का एक कलेवर, आपके सिलेबस का मोटे मोटे रूप से एक विभाजन। जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कुछ और चीज़ें भी आपके सामने आएगी। मैं सिर्फ आपके सामने शुरुआत में ये रखना चाह रहा था कि किस तरीके से आपके सिलेबस का विभाजन इतिहास के अंतर्गत किया गया है। अतः किसी प्रकार की ये एक सामान्य झांकी के दर्शन करने के बाद मैं सीधे आपके सिलेबस के पहले टॉपिक पर को उठा रहा हूँ, जिसे कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करने जा रहा हूँ मैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता। इसी सभ्यता को प्यार से हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसके प्रारंभिक जो साक्ष्य मिले थे वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों की जो घाटियां थी, उन घाटियों के अंदर प्राप्त हुए थे। इसीलिए इसे प्यार से क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता। इसी का दूसरा नाम है, इसी का ऑफिशियल नेम है हड़प्पा सभ्यता। देखो मित्रों, पूरे विश्व में सभ्यता के 5 पालने हैं। पालना जानते हैं ना आप? पालने का अर्थ है वो जो झूला झुलाते हैं ना बच्चे का, उसी को कहते हैं पालना। और मानवीय जो सभ्यता है उसके 5 झूले हैं। अर्थात मानवीय सभ्यता उन 5 स्थानों के ऊपर पनपी, फली फूली, और आज तक की जो सभ्यताएं हैं वो उन्हीं जो पालने थे, वही जो झूले थे, उन्हीं झूलों का विकसित रूप है। और वो 5 पालने कौन कौन से थे? सबसे पहला पालना था मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसे 2 नदियों दजला और फरात, कौन सी? दजला और फरात, इन दो नदियों के बीच के स्थान को ही मेसोपोटामिया कहा जाता था। और इसको हम मेसोपोटामिया या दजला फरात की सभ्यता कहते हैं। इसी के अंतर्गत आती है सुमेरिया की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता, ये सभी सभ्यताएं इसी के अंतर्गत आती है। मोटे सीधे रूप से देखा जाए तो ये मेसोपोटामिया का जो इलाका है ये इराक के आसपास का इलाका है। कहाँ के आसपास का?
इराक के आसपास का, इसलिए हम इसे इराक की सभ्यता भी कहते हैं। इसी के साथ एक और सभ्यता थी जिसे हम मिस्र की सभ्यता कहते हैं। कौन सी सभ्यता? मिस्र की सभ्यता। नील नदी के आसपास हुई थी। कौन सी नदी? नील नदी के आसपास थी, इसीलिए इस सभ्यता को नील की सभ्यता भी कहा जाता है। मिस्र की सभ्यता को ही क्या कहा जाता है? नील नदी की सभ्यता कहा जाता है। एक सभ्यता थी जिसे कहा जाता है चीन की सभ्यता। चीन के नाम से, चीन का नाम सुनते ही आजकल गुस्सा सा पैदा हो जाता है, पर प्राचीन काल के अंदर चीन बिल्कुल हमारे जैसा एक देश था, ऐसा ही सांस्कृतिक दृष्टि से फला फूला देश था। इसी को कहा जाता है चीन की सभ्यता। ये सभ्यता दो नदियां थी, यांगो और यांगटिसिक्यांग। कौन सी सभ्यता? कौन सी नदी? यांगटिसिक्यांग। इन दो नदियों के बीच में इस सभ्यता का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे यांगो और यांगटिसिक्यांग की सभ्यता कहा जाता है। एक सभ्यता थी रोम, ग्रीक रोमन सभ्यता। ग्रीक रोमन सभ्यता होने में दोनों अलग अलग सभ्यताएं, दोनों के अंदर कालांतर भी है। पहले सभ्यता आई थी ग्रीक सभ्यता, फिर आई थी रोमन सभ्यता। लेकिन रोमन सभ्यता सांस्कृतिक दृष्टि से अपनी पूर्ववर्ती जो ग्रीक सभ्यता थी उसका अनुसरण करती है, इसलिए साम्राज्य अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सभ्यता दोनों की क्या थी? एक ही सभ्यता मानी जाती है, जिसे हम ग्रीको रोमन सभ्यता कहते हैं। यह मूल रूप से यूरोपीय सभ्यता है। और एक पालना है जिस पालने को हम कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। ये 5 सभ्यताएं थी और इन पांचों सभ्यताएं बड़ी बड़ी सभ्यताएं थी। ये दोनों सभ्यताएं हमारी हड़प्पा सभ्यता के से पुरानी सभ्यताएं थी। चीन और ग्रीक रोमन सभ्यताएं हड़प्पा सभ्यता से थोड़े से बाद की सभ्यताएं थी, लेकिन थी समकालीन सभ्यताएं। ये पांचों समकालीन सभ्यताएं थी। उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण सभ्यता मानी जाती है वो हड़प्पा सभ्यता मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? देखिए भैया, कोई भी सभ्यता का अर्थ क्या होता है? रहना, खाना, पीना, कला, संस्कृति, धर्म, इन सभी का सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है? सभ्यता कहलाता है। और ये सभी सभ्यताएं, जो ऊपरी सभी सभ्यताएं, ये एक समय जन्म हुआ, पली, बड़ी हुई, फली, फूली, लेकिन इन सब का एक समय विशेष के अंदर इन सब का अंत हो गया। अर्थात इन सभी सभ्यताओं का कोई भी अंश आज की तारीख में इन क्षेत्रों के जनजीवन में दिखाई नहीं देता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का की उत्तरजीविता का मतलब जो बाद तक जिंदा रहे। अगर उत्तरजीविता के आधार पर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं आज भी हमारे जनजीवन के अंदर विद्यमान है। आज भी हमारे धर्म, हमारे रहन सहन, खान पान, सभी वस्तुओं के अंदर, सभी विशेषताओं के अंदर हमें हड़प्पा सभ्यता के जो लक्षण हैं वो दिखाई देते हैं। जैसे सीधी सी बात करते हैं, शिवलिंग। आज हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर मंदिर मिलते हैं तो वो शिव के मंदिर मिलते हैं। और शिव मंदिरों के का जो मुख्य रूप से बहुत ही कम शिव मंदिर हैं जहाँ पर शिव की मूर्त रूप के हमें दर्शन होते हैं। हमें अधिकांश जगह शिव के लिंग रूप के दर्शन होते हैं। और हमारे ये जो लिंग योनि की जो पूजा के जो सबसे प्राचीन साक्ष्य जो मिले हैं भारत में, वो मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के अंदर। 16 का महत्व, गिनती में, गणना में 16 का महत्व आज भी विद्यमान है। बोलते नहीं बोलते हैं 16 आना खरा है बंदा। अर्थात ये 16 का जो महत्व है गिनती में, ये जो आज तक विद्यमान है, किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता की देन है। हमारे जयपुर के अंदर, हमारे जयपुर की विशेषता देखिए, जहाँ पर सभी सड़कें, एक प्लान्ड तरीके से बनाया गया शहर, जहाँ पर सभी सड़कें एक दूसरे को लंबवत काटती है। ये जो विशेषता है, ये विशेषता भी मूल रूप से किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता की देन है। पीपल की पूजा करना, जानवरों की पूजा करना, पशुओं की पूजा करना, पक्षियों की पूजा करना, प्रतीकों की पूजा करना, अर्थात हमारे आज के जो समाज है, आज की जो सभ्यता, आज की जो संस्कृति है, इस संस्कृति के अंदर हमें हड़प्पा सभ्यता बहुत बहुत विशेष रूप से हमें दिखाई देती है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो सभ्यता है, ये सभ्यता, इस सभ्यता का कभी भी पतन नहीं हुआ, परिवर्तन होता रहता है। सभ्यताओं का परिवर्तन होता रहता है। जैसे कोरोना काल से पहले
कोरोना के आने से पहले की जो हमारा जनजीवन, रहन सहन, सोच विचार, समझ, ये एक अलग प्रकार की थी और ये सोच विचार अलग प्रकार का हो जाएगा। अर्थात लोग वही रहेंगे, विचार बदलेंगे, रहन सहन का तरीका बदलेगा, खान पान का तरीका बदलेगा, लोगों का आपस में कांटेक्ट करने का तरीका बदलेगा, हर प्रकार के तरीके बदलेंगे। तो ये वास्तव में पुरानी सभ्यता का अंत नहीं है, लेकिन ये एक परिवर्तन है। ठीक वही परिवर्तन हमें लगातार हड़प्पा सभ्यता से लेके आज तक के इतिहास के अंदर हमको दिखाई दे रहा है। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को इन 5 सभ्यताओं में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि इस सभ्यता का संबंध भारतवर्ष से था, भारत के साथ था। तो हम शुरू करते हैं एक बार नए सिरे से हड़प्पा सभ्यता। आप लोग बड़ा मिस कर रहे होंगे मेरे उस कथन को कि समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। देखो कैसा विचित्र समय आया है। पहले मैं बोलता था कोई प्रॉब्लम तो आप बोलते थे नो प्रॉब्लम, फिर जब आप नहीं बोलते थे तो मैं खुद ही बोलता था नो प्रॉब्लम। लेकिन अब आप सब मुझे पता नहीं कब देखेंगे, लेकिन इसलिए मैं खुद ही बोल रहा हूं कोई प्रॉब्लम और खुद ही बोल रहा हूं नो प्रॉब्लम। आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टार्ट करता हूं मैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता ढंग से समझना भाई। हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, यह भारत की आद्य युगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? आद्य युगीन सभ्यता है। अभी मैंने परिभाषा दी थी आद्य युगीन सभ्यता, अर्थात जहां पर वो सभ्यता या वो काल जिस समय इंसान को लिखना पढ़ना तो आता था, लेकिन वो कैसे लिखते थे, कैसे पढ़ते थे, जिसकी हमें आज तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। इसीलिए इस सभ्यता को किसमें रखा जाता है? आदि युगीन सभ्यता में रखा जाता है। दूसरी बात, और आगे चलते हैं तो दूसरी बात निकल के आती है कि ये भारत की एकमात्र कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। और आप जानते हैं कांसा क्या होता है? कांसा एक प्राकृतिक धातु नहीं है, बल्कि 2 प्राकृतिक धातुओं को मिलाकर एक नया धातु बनाया जाता है। और वो धातु कौन कौन से हैं? एक तो है तांबा, और तांबे में मिलाया जाता है टिन। जब इन दोनों चीज़ों को मिलाया तो एक नया धातु जो इन दोनों से उत्कृष्ट था, एक नया धातु उभर कर सामने आया। उसी को हम कहते हैं कांसा या ब्रॉन्ज। अर्थात ये बात भी समझ में आती है कि इस काल के अंदर इन लोगों को 2 धातुओं को मिलाकर एक नया धातु बनाने की कला का ज्ञान था, उस विज्ञान का ज्ञान था। तीसरी बात कि ये भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। पहली नगरीय सभ्यता थी। वैसे किसे कहते हैं नगरीय सभ्यता, किसे कहते हैं नगर? क्या अंतर होता है नगर और गांव में? तो दोस्तों, सबसे बड़ा ये जो हम बताते हैं कि साहब नगर प्लैंड होता है, गांव अनप्लैंड होता है, नगरों के अंदर लोग ज़्यादा रहते हैं, गांव में लोग कम रहते हैं, ये सब बहुत ऊपरी अंतर है। मुख्य रूप से जो अंतर है वो अंतर है व्यवसाय का अंतर। वह क्षेत्र जहां के अधिकांश लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन होता है, उसे हम ग्राम की श्रेणी में रखते हैं। और जहां पर अधिकांश लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन के अलावा जैसे उद्योग धंधे, व्यापार वाणिज्य आदि होता है, सेवा क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को हम नगरीय सभ्यता कहते हैं। और ये जो सभ्यता है ये भारत की पहली नगरीय सभ्यता मानी जाती है। यहाँ पर हमें लगभग 350 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पूरा उत्तर पश्चिमी भारत नगरों से भरा पूरा था। इसीलिए इस सभ्यता को क्या कहा जाता है? नगरीय सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता के बारे में जो सबसे पहली जानकारी थी, वो सबसे पहली जानकारी मिली थी 1826 के अंदर। एक अंग्रेज सिविल सर्वेंट थे जिनका नाम था चार्ल्स मैसन के द्वारा अपने लेखों के अंदर सबसे पहले इस सभ्यता का उल्लेख किया था। चर्चा की थी कि मिला होगा कुछ, उसको कुछ सामग्री मिली
पुरातात्विक सामग्री मिली और उस सामग्री के आधार पर सबसे पहले चार्ल्स मेसन के द्वारा कहा गया था कि अगर इस क्षेत्र का उत्खनन किया जाए तो हमें एक प्राचीन सभ्यता के दर्शन हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ उल्लेख करके रह गए, इसका उत्खनन प्रारंभ नहीं हुआ। बाद में आप सब जानते हैं कि 1856 के अंदर 1856 ईस्वी के अंदर लाहौर से, कहाँ से? लाहौर से कराची के बीच, लाहौर से कराची के बीच एक रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था। एक रेलवे लाइन को बिछाने का काम चल रहा था और काम शुरू हुआ था लाहौर से और कहाँ तक होना था? कराची तक। बंदरगाह है ये, आज पाकिस्तान के अंदर सिंध प्रांत का एक बंदरगाह है, मकरान तट का बंदरगाह है। अर्थात व्यापार के दृष्टिकोण से अंग्रेजों के द्वारा व्यापार के लिए लाहौर से कराची के बीच एक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा था। और आप सब जानते हैं कि जब रेलवे लाइन बिछाई जाती है तो सीधे ज़मीन पर नहीं बिछाई जाती है, पहले ज़मीन पर ईंटों, पत्थरों, कंकड़ों के द्वारा एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर रेलवे लाइन बिछाई जाती है। तो आवश्यकता हुई प्लेटफॉर्म बनाने की, और प्लेटफॉर्म बनाने के लिए जो हमारे आसपास के जो लोकल मजदूर थे, उन लोकल मजदूरों को कहा गया कि जाओ कहीं से कंकड़ पत्थर आदि लेके आओ, ईंट वीट लेके आओ। ये स्थानीय लोग थे, इन्हें पता था कि पास ही में एक टीला है और उस टीले के अंदर बहुत सारे खंडर हैं, पुराने खंडर बने हुए हैं, जाओ पकी हुई ईंटों से बने हुए थे। तो ये मजदूर वहाँ गए और वहाँ जाकर और वहाँ से खुदाई करके ले आए और ईंटें ला के बिछाना प्रारंभ कर दिया। इस रेलवे लाइन योजना के दो ठेकेदार थे, दो इंजीनियर थे, जिन्हें बर्टन बंधु कहा जाता है। बर्टन बंधु कहा जाता है, दोनों भाई थे बर्टन बंधु। एक का नाम था जॉन बर्टन और एक का नाम था विलियम बर्टन। विलियम बर्टन, इन दो लोगों को थोड़ा बहुत पुरातत्व की जानकारी थी और जैसे ही इन्होंने उन ईंटों को देखा तो ये तुरंत समझ गए कि ये ईंटें कोई आजकल की ईंटें नहीं है, जरूर ये ईंटें प्राचीन कालीन ईंटें हैं। और इन्होंने काम तो वहीं पर रुकवा दिया, उन ईंटों को लाने का काम और उस टीले की खुदाई का काम तो रुकवा दिया। और तत्कालीन सरकार को इन्होंने उल्लेख भी किया कि अगर इस क्षेत्र का उत्खनन किया जाए तो यहाँ पर प्राचीन सभ्यता मिल सकती है। लेकिन उत्खनन का काम फिर भी प्रारंभ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जब इतने सारे उल्लेख हो रहे हैं तो उसके बावजूद भी उत्खनन का काम प्रारंभ क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि उस समय तक भारत में उत्खनन कराने के लिए कोई विभाग ही नहीं था। उत्खनन कौन करता है? पुरातत्व विभाग करता है, और ऐसा कोई विभाग नहीं था। जगह जगह से सरकार के सामने दबाव आ रहा था कि भारत के अंदर एक विभाग की स्थापना की जाए, एक पुरातत्व विभाग की स्थापना की जाए। अंग्रेज सरकार को भारत के विकास से तो कोई मतलब ही नहीं था, इसलिए अंग्रेज सरकार उसे टालती रही, क्योंकि खर्चा आता है, इसलिए उसे टालती रही। लेकिन जब चारों तरफ से दबाव होने लगा, विशेष रूप से अंग्रेज़ों का दबाव होने लगा, तब ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने एक नए विभाग की स्थापना करी 1861 में। माफ़ करना, 1861 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बल्कि अंग्रेज सरकार स्थापित हो चुकी थी और इंग्लैंड की सरकार के द्वारा 1861 के अंदर एक विभाग की स्थापना की गई जिसे कहा जाता है भारतीय पुरातत्व विभाग। भारतीय पुरातत्व विभाग, इंग्लिश में इसी को कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI। 1861 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय बनाया गया कलकत्ता में। कहाँ पर बनाया गया? कलकत्ता में इसका मुख्यालय बनाया गया। बन गया विभाग और इसका पहला महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल, पहला डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक जो थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया। अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया। तो ध्यान रखना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग का गठन, पहला गठन जो है वो कब हुआ था? 1861 के अंदर। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? कलकत्ता में बनाया गया था। इसका पहला डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक किसको बनाया गया? अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया। लेकिन वास्तविकता यह है कि ये विभाग कोई विशेष कार्य नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि देखो, दबाव के अंदर ये विभाग स्थापित किया गया था
और कोई भी काम दबाव से शुरू किया जाता है तो वो काम सफल हो इसकी संभावनाएं थोड़ी कमी दिखाई देती है। अर्थात सरकार ने आनन फानन में दबाव पूर्वक ये विभाग तो स्थापित कर दिया, लेकिन इस विभाग को फंड नहीं दिया। जब ज़्यादा फंड ही नहीं मिल पाया तो ये विभाग एक तरीके से मृत प्राय हो गया, कोई विशेष कार्य नहीं कर पाया क्योंकि साधनों की कमी थी। 1899 के अंदर भारत में एक वायसराय आया और उस वायसराय का नाम था लॉर्ड कर्जन, और लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1904 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1904 के अंदर इस भारतीय पुरातत्व विभाग का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पुनर्गठन किया गया। क्या किया गया? पुनर्गठन किया गया। और पुनर्गठन का अर्थ यह है कि इस विभाग को फिर से नए सिरे से प्रारंभ किया गया। इस विभाग को फंड दिया गया और इसका जो नया महानिदेशक बनाया गया, और वो नया महानिदेशक बनाया गया जॉन मार्शल को। किसको बनाया गया भाई? जॉन मार्शल को बनाया गया। अब ये विभाग, चूंकि फंड आ गया, अब ये विभाग स्वेच्छा से प्रोत्साहित होकर बनाया गया था, इसलिए अब इस विभाग का काम वास्तव में शुरू होता है। कब से? 1904 से। 1904 से इस विभाग ने सर्वे करवाना प्रारंभ किया, उन क्षेत्रों का सर्वे करवाना प्रारंभ किया जिन क्षेत्रों के लिए अब तक के जो पुराने विद्वान थे उन विद्वानों ने उल्लेख किया हुआ था। जैसे चार्ल्स मैसन ने, जॉन और विलियम बर्टन, अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी 1853 से 1856 के बीच में इस क्षेत्र का सर्वे किया था। इन सभी सर्वेज के आधार के ऊपर यहाँ पर एक बार फिर से तमीज़ से, तरीके से, औपचारिक तरीके से अब की बार क्या किया गया? यहाँ का सर्वे का काम और उत्खनन का काम प्रारंभ हुआ। 1921 में मैं चाहता हूँ कि एक बार आप सब लोग ये जो मैंने बोर्ड पे जो भी कुछ लिखा है उसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे तक के लिए लाभदायक रहेगा। संभवतः ले लिया होगा। आगे बढ़ता हूं। 1921 में जॉन मार्शल के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे थे उन प्रयासों ने अपना रंग दिखाना, अपना महत्व दिखाना प्रारंभ किया। 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में, किसके निर्देशन में? क्योंकि उस समय पर भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल कौन थे? जॉन मार्शल थे। तो निर्देशन किसका चलेगा? जॉन मार्शल। इन जॉन मार्शल साहब ने एक टीम गठित की और उस टीम का नेतृत्व दिया एक सर्वेयर थे जिनका नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी को। और इस व्यक्ति को वहाँ भेजा गया, सबसे पहले वहाँ कार्य करने के लिए भेजा गया जहाँ पर सबसे पहली अनौपचारिक तरीके से जो खुदाई है वो खुदाई मजदूरों के द्वारा कर दी गई थी। याद करो, मैंने अभी बताया था कि लाहौर से थोड़ा आगे प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, रेलवे प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, रेलवे पटरी के लिए प्लेटफॉर्म बनाने के लिए ईंटें खोदी गई थी, टीले को खोद दिया गया था। उस क्षेत्र के अंदर औपचारिक तरीके से, विधिवत तरीके से उत्खनन करने के लिए जॉन मार्शल के द्वारा किसे भेजा गया? दयाराम साहनी को भेजा गया। और दयाराम साहनी के नेतृत्व में उस क्षेत्र का उत्खनन किया गया जिसे हम कहते हैं हड़प्पा। क्या कहते हैं? हड़प्पा स्थान कहते हैं। सबसे पहले इस हड़प्पा गांव के अंदर दयाराम साहनी के नेतृत्व में विधिवत रूप से उत्खनन का काम प्रारंभ किया गया। कहाँ है हड़प्पा? हड़प्पा उस समय पंजाब के मोंटगोमरी जिले में स्थित था। पंजाब के मोंटगोमरी जिले में स्थित था। 1921 का काल है। उस समय न भारत आज़ाद हुआ था और न ही भारत का विभाजन हुआ था, अर्थात पाकिस्तान और भारत नाम के दो अलग अलग देश नहीं थे। इसलिए उस समय पंजाब
एक ही पंजाब हुआ करता था और उस एक पंजाब का एक जिला था जिसका नाम था मोंटगोमरी, और उस मोंटगोमरी में एक गांव था जिसका नाम था हड़प्पा। और इस हड़प्पा नामक स्थल का क्या किया गया, उत्खनन किया गया। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के नेतृत्व में और जॉन मार्शल के निर्देशन में। लेकिन आप सब जानते हैं कि 1947 के अंदर भारत की आज़ादी के साथ साथ ही भारत का विभाजन हो गया था, और उस विभाजन के दौरान दो देश बन गए, भारत और पाकिस्तान। भारत में से एक नया देश बनाया गया, पाकिस्तान। और ये जो पंजाब है, इस पंजाब का आधा भाग पंजाब पाकिस्तान में चला गया। और पाकिस्तान में जब ये चला गया तो ये पाकिस्तान, ये जो हड़प्पा स्थल है, ये हड़प्पा स्थल पाकिस्तान की ओर चला गया। और जब पाकिस्तान ने अपने पंजाब के जिलों का पुनर्गठन किया, तो उस पुनर्गठन के कारण ये हड़प्पा स्थल मोंटगोमरी जिले से निकलकर और एक नए जिले में आ गया, और उस जिले का नाम था शाहीवाल जिला। कौन सा जिला? शाहीवाल जिला। अर्थात जिस समय हड़प्पा का उत्खनन हुआ, उस समय हड़प्पा पंजाब के कौन से जिले में स्थित था? मोंटगोमरी जिले में। लेकिन वर्तमान में हड़प्पा कहाँ स्थल है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शाहीवाल जिले में। इस बात को ढंग से समझ लेना कि उस समय तो ये मोंटगोमरी जिले में था, लेकिन वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है? शाहीवाल जिले में। एक नए रावी नदी के बाएं तट के ऊपर, पंजाब में रावी नदी के बाएं तट पर इस शाहीवाल जिले के हड़प्पा नामक स्थल पर क्या हुआ? उत्खनन हुआ। चूंकि सबसे पहले ये सभ्यता का उत्खनन किस में हुआ था? हड़प्पा नामक स्थान पे हुआ था। और पुरातत्व विभाग की परंपरा है कि किसी भी सभ्यता का नामकरण उस स्थान के नाम पर किया जाता है जिस स्थान पर सबसे पहले उत्खनन हुआ था। और सबसे पहले उत्खनन इस सभ्यता में कहां पर हुआ था? हड़प्पा में हुआ था। इसीलिए इस संपूर्ण सभ्यता को क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ध्यान रखना, हड़प्पा एक नगर है और हड़प्पा सभ्यता संपूर्ण नगरों का सामूहिक नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। इसलिए यहां पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हड़प्पा कहा जाए तो इसका मतलब है कि शाहीवाल जिले के एक स्थान की बात हो रही है। और अगर हड़प्पा सभ्यता कहा जाए तो हड़प्पा सभ्यता में न केवल हड़प्पा बल्कि इसके अलावा मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, दैमाबाद, शौर्दगुई, समस्त क्षेत्र किसके अंतर्गत आ जाता है? हड़प्पा सभ्यता के नाम में आ जाता है। अर्थात यहां पर किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। चलो, खुशी की बात है, पहली बार औपचारिक तरीके से, विधिवत तरीके से इस सभ्यता का उत्खनन प्रारंभ हुआ 1922 में इसी जॉन मार्शल के द्वारा एक और टीम बनाई गई, और वो टीम बनाई गई राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में। और राखलदास बनर्जी को भेजा गया सिंध प्रांत में। कहां पर भेजा गया? सिंध प्रांत में, जहां पर पहले से ही खुदाई चल रही थी। वास्तव में सिंध प्रांत में एक कुषाणकालीन स्तूप था, और उस स्तूप के आसपास के क्षेत्र की खुदाई करने के लिए भेजा गया था राखलदास बनर्जी को जॉन मार्शल के द्वारा। लेकिन इसी खुदाई के दौरान, जब वो खुदाई चली रही थी, इसी दौरान जब थोड़ा और गहराई में खोदा गया, तब इन राखलदास बनर्जी साहब को इसी सिंध प्रांत में एक और बड़ी सारा नगर, एक बहुत प्राचीन नगर देखने को मिल गया। और इस सिंध प्रांत में एक जिला है जिसका नाम है लरकाना जिला। कौन सा जिला है? लरकाना जिला। और इस लरकाना जिले में एक स्थल है जिसे कहा जाता है मोहनजोदड़ो। क्या नाम है? मोहनजोदड़ो। इस मोहनजोदड़ो में राखलदास बनर्जी के द्वारा उत्खनन किया गया, और ठीक वैसा का वैसा नगर प्राप्त हुआ जो नगर हमें कहां पर मिल चुका था? हड़प्पा के अंदर मिल चुका था। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में है, और सिंध प्रांत में भाषा कौन सी होगी? सिंधी भाषा। अर्थात मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है मृतकों का टीला। कौन सा टीला? मृतकों का टीला। अब ये भी कोई नाम हुआ क्या? ऐसे भी कोई नाम होते हैं क्या? गांव के नाम ऐसे रखते हैं क्या? मृतकों का टीला। वास्तविकता ये थी कि इस टीले के आसपास काफी समय से कंकाल, मानवीय वस्तुएं
मानवीय शरीर के जो हिस्से हैं वो प्राप्त होते आए थे। इसीलिए उस क्षेत्र के लोगों के अंदर एक डर पैदा हो गया था और उस क्षेत्र के लोगों ने उस टीले का नाम मोहनजोदड़ो अर्थात मृतकों का टीला रख दिया था। वास्तविकता ये है, अर्थात इसका अर्थ ये है, ये बताने का पीछे सबसे बड़ा महत्व जो उद्देश्य है वो ये है कि इस क्षेत्र के अंदर डर के कारण लोगों की आवाजाही नहीं थी, मानवीय आवागमन नहीं था, मानवीय क्रियाएं नहीं होती थी। इसलिए इस यहाँ से इस टीले के नीचे जो भी हमें अवशेष मिले, जो नगर प्राप्त हुआ, वो नगर तो हड़प्पा जैसा ही था, लेकिन हड़प्पा में जहाँ पर मजदूरों के द्वारा ही अब अनौपचारिक तरीके से खुदाई कर दी गई थी। अब मजदूर कोई तरीके से थोड़ी ना खुदाई करते थे, मजदूरों ने को तो ईंटें प्राप्त करनी थी, इसलिए उन्होंने जहाँ मर्जी आए वहाँ फावड़ा चलाया। इसलिए यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें टूट गई थी। जो चीज़ें यहाँ से हमें मिली है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा सुरक्षित रूप में नहीं मिली है, लेकिन यहाँ चूंकि लोगों का आवागमन नहीं होता था, इसी वजह से यहाँ से जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई, जो भी नगर, जो भी अवशेष प्राप्त हुए, वो बहुत हद तक सुरक्षित रूप में प्राप्त हुए। अर्थात सबसे पहले 1921 में हड़प्पा नामक स्थल का उत्खनन किया गया और दूसरे नंबर पर 1922 के अंदर सिंध प्रांत के मोहनजोदड़ो नामक स्थल पर उत्खनन किया गया राखलदास बनर्जी के द्वारा। दो नगर आ गए हैं सामने। जॉन मार्शल खुशी से पागल हो गया। होना ही था यार। जो काम, जिस बात की चर्चाएं 1826 से शुरू हो गई थी, लगभग 100 साल पहले शुरू हो गई थी, लेकिन उत्खनन नहीं हो पा रहा था। बहुत से लोगों ने प्रयास किया था लेकिन उत्खनन नहीं हो पाया। वो काम जॉन मार्शल के नेतृत्व के अंदर, जॉन मार्शल के काल के अंदर शुरू हुआ। तो भाई जॉन मार्शल को तो खुशी होना ही था। फिर क्या था, जॉन मार्शल ने बोल दिया कि अपने सर्वेयर्स को बोल दिया कि लड़कों, जहां भी ऊंचा सा टीला मिले खोद डालो। तब से लेके आज तक जितने भी स्थल थे, बहुत जगह पर खुदाइयाँ की गई। जहाँ पर भी संभावना थी उन सभी स्थलों पर क्या की गई, खुदाइयाँ की गई। और खुशी की बात यह है कि बहुत से स्थलों पर हमें ऐसे ही नगर और बस्तियां देखने को मिल गए। चलते रहे काम और 1924 के अंदर जॉन मार्शल के द्वारा, किसके द्वारा, जॉन मार्शल के द्वारा एक पत्रिका चलती थी जिसका नाम था लंदन वीकली। क्या नाम था, लंदन वीकली नामक एक पत्रिका थी। और इस पत्रिका के अंदर पहली बार जॉन मार्शल ने अपने द्वारा की गई, जो अपने और अपने टीम के द्वारा की गई जो खोज थी, उस खोज की विधिवत रूप से, औपचारिक रूप से उद्घोषणा कर दी। अर्थात उसने ये घोषित कर दिया कि मेरे निर्देशन में, मेरी टीम के द्वारा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में एक विशाल सभ्यता का उत्खनन हुआ है, विशाल सभ्यता का की खोज हुई है। और उस सभ्यता को उस समय सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, लेकिन बाद में इसको ऑफिशियली कौन सा नाम दिया गया, हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। समझ में आई आपको ये सब बातें। इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता का शुभारंभ हुआ। अनेक स्थल खोजे गए, अफगानिस्तान से लेके और भारत में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक अनेक स्थानों पर उत्खनन का काम शुरू हो गया। और इस एक बहुत बड़ी सभ्यता हमारे सामने प्रकाश में आई, हमारे ज्ञान के लिए हमारे सामने उपस्थित हुई। उन्नीस 1924 के बाद से लेके 1947 तक लगभग जितने भी स्थल खोजे गए उन सब का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। कितना था, 99,000, यानी लगभग देखा जाए तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इस सभ्यता का क्षेत्रफल, जो जितने भी स्थल मिले थे उन सब का क्षेत्रफल ये था। 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग हो गए। भारत में तो भारतीय पुरातत्व विभाग था ही, पाकिस्तान वालों ने अपने यहाँ पर पाकिस्तान पुरातत्व विभाग की स्थापना करी और पाकिस्तान वालों ने अपने क्षेत्र में और भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपने क्षेत्र में उत्खनन का कार्य जारी रखा। और आज की तारीख में देखा जाए, यानी वर्तमान में ये क्षेत्रफल सभी क्षेत्रों का, सभी जितने भी बाद में स्थल ढूंढे गए उन सभी का क्षेत्रफल आज की तारीख में 20 लाख, लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैल गया है। इतनी बड़ी सभ्यता, इतना, यूरोप के तो 4-5 देश इसके अंदर आ जाते हैं, कई सारे देश इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। इतना बड़ा क्षेत्रफल के अंदर ये सभ्यता फैली हुई थी। अब चूंकि
जनसंख्या बढ़ गई, विकास हो गया, तो अब इस वजह से अब इसका संभवतः बहुत जो खोज का कार्य है वो काफ़ी धीमा हो गया है। ऐसे थोड़ी ना कोई नगरों के किसी प्राचीन नगर को खोजने के लिए वर्तमान नगर को थोड़ी ना उजाड़ा जा सकता है, इसलिए अब इसका जो खोज का जो क्रम है वो थमा है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक हमें प्राप्त हो चुका है। एक विचारणीय बात यह है कि 1947 के बाद में, यानी भारत की आज़ादी के बाद में पहला उत्खनन किया गया स्थल, आज़ादी के बाद में पहला जो उत्खनित स्थल था, जहां उत्खनन किया गया था भारत के अंदर, उस स्थल का नाम है रोपड़। क्या नाम है? रोपड़। आधुनिक भारत के पंजाब के अंदर एक जगह है जिसका नाम है रोपड़। रोपड़ स्वतंत्रता के बाद भारत में उत्खनन किया गया पहला स्थल था। 1950 से 53 के बीच में कार्य हुआ और 1953 के अंदर बीबी लाल के द्वारा इस स्थान का उत्खनन किया गया, अर्थात स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजा गया पहला स्थल कौन सा था? रोपड़ है। और ये सारी जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता जिसे हम कहते हैं, इस हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थल, शुरुआत में ये माना जा रहा था कि जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, उस पाकिस्तान के क्षेत्र में ही अधिकतर जो स्थल मिल रहे हैं, लेकिन जब उत्खनन धीरे धीरे आज़ादी के बाद शुरू हुए तब पता चला कि पाकिस्तान के क्षेत्र से जस्ट डबल क्षेत्र हमें कहाँ पर मिले हैं? हमें भारत के अंदर मिले हैं। और संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक जो स्थल हैं वो गुजरात प्रांत में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? गुजरात प्रांत में। मोटे मोटे रूप से देखा जाए तो लगभग 350 स्थल मिले हैं अब तक, मुख्य स्थल 350, जिनमें से 200 स्थल अकेले कहां पर मिले हैं? गुजरात में मिले हैं। अर्थात सर्वाधिक क्वेश्चन बनता है यहां पर कि हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहां पर मिले हैं? वो मिले हैं गुजरात प्रांत में। सभी मुख्य 350 स्थलों में से लगभग 200 स्थल कहां पर मिले हैं? हमारे गुजरात प्रांत में मिले हैं। अर्थात ये इस सभ्यता का विस्तार दिखा रहा है। पहले यह माना जा रहा था कि यह सभ्यता केवल सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास है, लेकिन अब जाके समझ में आया कि सिंधु और सहायक नदियों के आसपास तो प्रारंभ में उत्खनन हुआ था। वास्तव में इस सभ्यता का जो विस्तार था वो विस्तार भारत में महाराष्ट्र तक था। वर्तमान में ये जो सभ्यता है, ये सभ्यता अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के अलग अलग भागों के अंदर देखने को मिलती है। वहाँ पर इनके स्थल मिलते हैं। देखो, सभी 350 स्थलों के बारे में समझ पाना, सभी 350 स्थलों को याद रखना न तो आवश्यक है और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है। परीक्षा के दृष्टिकोण से सभी स्थलों को याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ स्थल जो हमें आगे भी काम आएंगे, उन स्थलों के बारे में हमें अवश्य जानना चाहिए। इसलिए मैं अब आपको हड़प्पा सभ्यता के जो मुख्य स्थल हैं, उन मुख्य स्थलों की आपके सामने चर्चा करूंगा। हाँ दोस्तों, अब मैं आपसे चर्चा करूंगा हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों की। इसके लिए मैं सबसे पहले एक नक्शा बना रहा हूं, हमारी भारत भूमि का नक्शा बना रहा हूं। बहुत अच्छा चित्रकार हूं मैं। आजकल ये तबीयत खराब होने के चक्कर में ढंग से नहीं बना पाऊंगा, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा। ये हो गया क्या? भारत। ये है हमारा वर्तमान भारत। लेकिन जिस सभ्यता का उत्खनन हुआ था, ये वाला भाग भी भारत का हिस्सा था, और इस भाग को वर्तमान में कहते हैं पाकिस्तान। और इस पाकिस्तान से थोड़ा ऊपर एक और देश है जो हमारा पड़ोसी देश है, इसको कहा जाता है अफगानिस्तान। आप जो लोग पहले पढ़ चुके हैं वो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कोई भी सभ्यता के अंदर, किसी भी नक्शे के अंदर जब भी कोई चीज़ समझाता हूँ तो अक्सर ऊपर से नीचे की ओर आता हूँ। तो सबसे पहले उत्तर की बात करता हूँ, तो ये हो गया अफगानिस्तान। कौन सी जगह है ये? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से थोड़ा नीचे चलें तो ये आ गया
जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा स्थान आ गया? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर से नीचे बात करते हैं तो ये एक क्षेत्र आता है, इसे कहा जाता है पंजाब, जिसमें आधा पंजाब पाकिस्तान में और आधा पंजाब भारत के अंदर। पाकिस्तान की तरफ ही चलते हैं तो ये जो नीचे वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहा जाता है सिंध प्रांत। कौन सा प्रांत? सिंध प्रांत। और ये जो पाकिस्तान का जो ये चौंच वाला हिस्सा जो दिख रहा है, इस हिस्से के अंदर बलूच जनजाति के लोग अधिकांशतः मिलते हैं, इसीलिए इस क्षेत्र को बलूचिस्तान कहा जाता है। क्या कहते हैं? बलूचिस्तान कहते हैं। अभी पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से भारत में कश्मीर में विवाद चल रहा है, उसी प्रकार से पाकिस्तान के अंदर भी बलूचिस्तान के जो बलूच जाति के लोग हैं वो अपने आप को पाकिस्तान से अलग मानते हुए और स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे हैं, स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसा आंदोलन, जिस तरीके के आतंकवाद हमारे कश्मीर में हो रहा है, उसी प्रकार का आतंकवाद अभी वर्तमान में कहाँ पर चल रहा है? पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में चल रहा है। वो एक अलग बात है कि क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, बात भी सही है। पाकिस्तान हमें कहता है कि कश्मीर के लोगों को आप आज़ाद करो, कश्मीर के लोग भारत में संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए कश्मीर के लोगों को आप आज़ाद करो, वहाँ जाने दो जहाँ वे जाना चाहते हैं। अच्छा, तो पाकिस्तान साहब आप ज़रा ये भी सोच लें कि आप ही के क्षेत्र में बलूचिस्तान नाम की भी एक स्थान है, जहाँ के लोग पाकिस्तान से संतुष्ट नहीं हैं, वे भी अलग होना चाहते हैं। इसलिए पाकिस्तान भैया, छोटे भाई, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों के यहाँ पत्थर नहीं फेंका करते। अतः पहले बलूचिस्तान का फैसला कर लो, हम हमारे यहाँ कश्मीर का फैसला कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहरहाल बलूचिस्तान ये है, ये क्षेत्र है। यहाँ से हिमालय से एक नदी निकलती है, वो कश्मीर में बहती हुई, पंजाब क्षेत्र से बहती हुई, सिंध क्षेत्र से निकलते हुए और सीधे कहाँ पर गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। आप सब जानते हैं इस नदी का नाम सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। ये भारत का पंजाब, भारत के पंजाब की तरफ से नीचे चलते हैं तो ये आ गया हरियाणा। हरियाणा से थोड़ा नीचे चलते हैं तो हमारा रंग रंगीला राजस्थान। हरियाणा और राजस्थान के दाईं तरफ एक और प्रांत है जिसे उत्तर प्रदेश कहा जाता है। और उत्तर राजस्थान से थोड़ा नीचे चलते हैं तो एक और प्रांत आता है जिसे हम कहते हैं गुजरात। और इस गुजरात के दो भाग दिख रहे हैं आपको। ये जो भाग है इसे कहा जाता है कच्छ। कौन सा रण? कच्छ का रण। और ये वाला जो भाग दिख रहा है इसे काठियावाड़, काठियावाड़ या सौराष्ट्र भी कहा जाता है। काठियावाड़ या सौराष्ट्र भी कहा जाता है। काठियावाड़ या सौराष्ट्र, अर्थात गुजरात के दो भाग हैं। इस गुजरात के नीचे चलें तो एक और प्रांत आ जाता है जिसे कहते हैं महाराष्ट्र। ये जहाँ जहाँ मैंने जो लिखे हैं, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के नीचे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से नीचे पंजाब, पंजाब के दो भाग, आधा पाकिस्तान आधा भारत में। पाकिस्तान में नीचे चलते हैं तो सिंध प्रांत, और सिंध प्रांत के दाईं तरफ बाईं तरफ बलूचिस्तान। ये तो हो गया पाकिस्तान। नीचे चलें, भारत में चलें तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, गुजरात के कच्छ, गुजरात के काठियावाड़ और महाराष्ट्र। इन सभी जहाँ जहाँ मैंने नाम लिखे हैं, इन सभी क्षेत्रों के अंदर हड़प्पा सभ्यता के स्थल हमें मिलते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ कहाँ से? शुरुआत करता हूँ उत्तरी दिशा के अंदर, बिल्कुल उत्तर दिशा के अंदर। और उत्तर दिशा में कौन सी स्थान है? उत्तर दिशा में है उत्तर दिशा में है अफगानिस्तान। उत्तर दिशा में है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में बिल्कुल ऊपर की तरफ, बिल्कुल उत्तर भाग के अंदर एक स्थल मिलता है जिसका नाम है शौर्तगुई। क्या नाम है? शौर्तगुई। हड़प्पा सभ्यता का, संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? शौर्तगुई। फिर से बोल रहा हूं मैं,
संपूर्ण समस्त हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल अफगानिस्तान के शौर्दगुई नामक, अफगानिस्तान के भी उत्तरी भाग में शौर्दगुई नामक स्थान पर हमें मिलता है। इस शौर्दगुई से थोड़ा नीचे की तरफ एक और स्थल मिलता है जिसे हम मुंडीगाक कहते हैं। कौन सा स्थल है? मुंडीगाक। ये दो स्थल हमें याद रखने हैं अफगानिस्तान के। कौन कौन से हैं? शौर्दगुई, मुंडीगाक। याद करते हैं ना ढंग से, तो बड़ा रिदम के साथ बोलो, शौर्दगुई मुंडीगाक, शौर्दगुई मुंडीगाक। अफगानिस्तान में शौर्दगुई मुंडीगाक। थोड़ा और नीचे चले, और नीचे चलते हैं तो सबसे पहले हमें कौन सा स्थान मिलता है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एक स्थल है जिसका नाम है मांडा। क्या नाम है? मांडा। ध्यान रखना, हड़प्पा, संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल शौर्दगुई, और भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? जम्मू कश्मीर के अंदर मांडा। और नीचे चलिए, और नीचे चलते हैं तो पंजाब। आधा पंजाब किधर है? पाकिस्तान में, आधा पंजाब भारत में। पहले हम पाकिस्तान की चर्चा कर लेते हैं यार, छोटा भाई है अपना, उसकी चर्चा कर लेते हैं। पाकिस्तान के पंजाब के आप 3 स्थल याद कर लेना। कितने स्थल याद कर लेना? 3 स्थल। थोड़ा ट्रिक से पढ़ेंगे इसको याद करने के लिए। मजाक मजाक के अंदर कोई चीज़ याद करते हैं तो जल्दी याद हो जाती है, आप जानते हैं ना सब लोग। तो 3 स्थल बताता हूँ मैं आपको। एक का नाम तो है रहमान, एक का नाम है जलील, और एक का नाम तो है केवल है। 3 स्थल याद हो गए? रहमान, जलील, है। रहमान, जलील, है। फुल फॉर्म तो बताओ। फुल फॉर्म है रहमान ढेरी, जलीलपुर, और है से हड़प्पा। 3 स्थल हो गए याद। पाकिस्तान के पंजाब के 3 स्थल हो गए। कौन कौन से हैं? रहमान ढेरी, जलीलपुर, हड़प्पा। रहमान ढेरी, जलीलपुर, हड़प्पा। रहमान ढेरी, जलीलपुर और हड़प्पा। ये 3 स्थल कहाँ पर है? पाकिस्तान के पंजाब में। थोड़ा और नीचे चलते हैं पाकिस्तान की तरफ, तो कौन सा प्रांत आ गया? सिंध प्रांत। इन सिंध प्रांत में सिंधु नदी के आसपास 3 स्थल ढंग से याद कर लेना। एक सिंधु नदी के दाएं तट पर, एक सिंधु नदी के, 2 सिंधु नदी के बाएं तट पर। एक जो दाएं तट पर है उसका नाम है मो, एक का नाम है च, और एक का नाम है को। कौन कौन से स्थल हो गए? मो, च, को। मो, च, को। मो, च और को, ये कौन से स्थल है यार? तो ढंग से समझ लेना। मैं यहां लिख रहा हूं मो की फुल फॉर्म। मो की फुल फॉर्म आप जानते हैं सभी, मोहन जोदड़ो। मो की फुल फॉर्म मोहन जोदड़ो। च की फुल फॉर्म चन्हुदड़ो, और को की फुल फॉर्म कोट दीजी। क्या दीजी? कोट दीजी। ये 3 स्थल हो गए। कहां पर है ये तीनों स्थल? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के तीनों स्थल हैं, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, कोट दीजी। मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, कोट दीजी। सिंध प्रांत कंप्लीट। अब बात कर रहा हूं मैं इस बलूचिस्तान की। देखो भाई, इस बलूचिस्तान के, बलूचिस्तान जानते हैं ना? बलूचिस्तान वो क्षेत्र पाकिस्तान का जहां पर बलूच जो जनजाति है उसका बाहुल्य है। इस बलूचिस्तान के 3 बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा, सेकंड नंबर का बेटा और थर्ड नंबर का बेटा। 3 बेटे हो गए। सबसे जो बड़ा बेटा है बिल्कुल चौंच पे। किस पर है? पाकिस्तान की जो ये चौंच निकल रही है इस चौंच के ऊपर है, और इसका नाम है सुत कांगे डोर। कौन सा स्थल है ये? सुत कांगे डोर। ये है बड़ा बेटा, ये है बड़ा बेटा नंबर 1। नंबर 2 दूसरा बेटा, ये भी सुत ही है। संस्कृत भाषा में बेटे को क्या कहा जाता है? सुत कहा जाता है। तो दूसरा सुत हो गया सुत का कोह। कौन सा क्षेत्र हो गया? सुत का कोह। और तीसरा जो बेटा है ये बाला है, ये बच्चा है, और इसका नाम है बालाकोट। ये ध्यान रखना, अभी भारत के द्वारा थोड़े दिन पहले एक सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, उसमें भी बालाकोट का नाम आया होगा। लेकिन मित्रों वो बालाकोट अलग है। वो बालाकोट इस जगह पर है जो पीओके है, जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर।
इस कश्मीर का क्षेत्र है वो बालाकोट। मैं यहाँ बालाकोट, कौन से बालाकोट की बात कर रहा हूँ, यहाँ बलूचिस्तान के बालाकोट। तो 3 बेटे हो गए, सबसे बड़ा बेटा, सेकंड नंबर का बेटा और थर्ड नंबर का बेटा। ये 3 बेटे हो गए कहाँ, किसके, बलूचिस्तान के। फिर से समझ लीजिए भाई, अफगानिस्तान के 2 भाग, दो स्थल। सबसे पहला शोरदगुई, फिर चलिए मुंडीगाग। थोड़ा और नीचे चलते हैं तो भारत का कश्मीर आ गया, और कश्मीर का एक स्थल जिसका नाम है बांडा। और नीचे चलें तो पाकिस्तान के पंजाब। 3 स्थल हो गए, कौन कौन से, रहमान, जलील है। बोले तो रहमान ढेरी, जलीलपुर और हड़प्पा। थोड़ा और नीचे चलते हैं तो पाकिस्तान का सिंध प्रांत आ जाता है। सिंध प्रांत में 3 स्थल हो गए, कौन कौन से हैं, मो च को। मो च को, मो का मतलब मोहनजोदड़ो, च का मतलब चन्हुदड़ो और को का मतलब कोट दीजिए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले एक क्षेत्र में चलते हैं, और बलूचिस्तान के 3 बेटे। पहला बेटा सुतकांगेडोर, दूसरा बेटा सुतका कोह और सबसे छोटा बेटा बालाकोट। समझ में आ गया यहाँ पर। तो ये तो हो गया भारत का उत्तर पश्चिमी भाग। अब चलते हैं हम भारत में। भारत में एक स्थल आपने देख लिया है, मांडा, कश्मीर हो चुका है, जम्मू कश्मीर, इसका हो गया है मांडा। अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे, कहाँ पर, पंजाब में। पंजाब में 3 स्थल याद कर लेना भाई। एक का नाम है रोपड़। क्या है, रोपड़। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि स्वतंत्रता के बाद भारत में उत्खनन किया गया, खोजा गया पहला स्थल कौन सा है, रोपड़। वो गाय भैंस जिसमें बांधते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बाड़ा। रोपड़ के बाद बाड़ा। और एक जगह और आ गई जिसका नाम है संघोल। क्या नाम है, रोपड़, बाड़ा, संघोल। भारत के पंजाब के 3 स्थल कौन कौन से हो गए, रोपड़, बाड़ा, संघोल। रोपड़, बाड़ा, संघोल। रोपड़, बाड़ा, संघोल। याद करो भाई, मन ही मन में याद करो। जो मैं याद करा रहा हूं उसको याद करने की कोशिश करो। रोपड़, बाड़ा, संघोल। रोपड़, बाड़ा, संघोल। ये तीनों स्थल किसके हैं, ये तीनों स्थल हैं भारत के पंजाब के। पंजाब से नीचे आते हैं थोड़ा सा, कौन सा स्थल है, हरियाणा। हरियाणा में काफी स्थल मिले भाई। एक स्थल तो मिला है मीता। एक लड़की है जिसका नाम है मीता। क्या नाम है, नीता, मीता होते हैं ना लड़कियों के नाम, वैसा ही एक नाम है मीता। एक स्थल का नाम है राखी। एक स्थल का नाम है बनावली। और इस मीता का एक भाई है जिसका नाम है कुणाल। 4 स्थल हो गए। एक बार एक साथ बोलें जरा प्यार से, मीता, राखी, बनावली, किसके लिए, कुणाल के लिए। मीता, राखी, बनावली, किसके लिए भाई, कुणाल के लिए, अपने भाई के लिए। मीता का भाई कुणाल। मीता, राखी, बनावली, कुणाल। मीता की फुल फॉर्म मीता थल। मीता की फुल फॉर्म मीता थल। राखी की फुल फॉर्म राखी गढ़ी। कौन सी गढ़ी, राखी गढ़ी। और बनावली और कुणाल, ये तो फुल ही है। तो 4 स्थल कौन कौन से हो गए, मीता थल, राखी गढ़ी, बनावली, कुणाल। मीता थल, राखी गढ़ी, बनावली, कुणाल। मीता थल, राखी गढ़ी, बनावली, कुणाल। आई होप आपको याद हो गया होगा। कोशिश करें, कोशिश करोगे तो सब चीज़ें याद हो जाती है। हिंट के साथ में कोशिश करेंगे, ट्रिक के साथ कोशिश करेंगे, मजाक मजाक में कोशिश करेंगे तो बहुत से काम मजाक मजाक में भी बड़े आसानी से हो जाते हैं। बुद्धि का प्रयोग कीजिए। बुद्धि में अथाह क्षमता है, अथाह क्षमता है, बस हम प्रयोग नहीं करते हैं। अभी हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं प्रयोग, चिंता मत करो। अति शीघ्र, अति शीघ्र ये जो कोरोना नाम की बीमारी है इसका भी समाधान हो जाएगा। हर समस्या का समाधान है। इसलिए बस इस समस्या के दौरान अपने आप को संतुलित रखें, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। भावनाओं का मतलब घूमने की इच्छा हो रही है, बाहर घूमने की इच्छा हो रही है, तफरी करने की इच्छा हो रही है, बाहर कुछ जाके खाने की इच्छा हो रही है, इन इच्छाओं पर थोड़ा सा दिन नियंत्रण कर लो। हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं प्रयास
और अति शीघ्र परिणाम सामने आ जाएंगे, इसलिए चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने इस समय का सदुपयोग करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। मैंने अभी समझाया था कि विनाश में विकास और सृजन के अंकुर फूटते हैं, बस उन अंकुरों की ओर ध्यान दो, समस्या की तरफ मत रहो। समस्या तो होती रहेगी यार, चलती रहेगी। समाधान ढूंढिए, बस वो समाधान ढूंढने हैं। ये समाधान ही तो है। पढ़ाई, ऑफलाइन पढ़ाई बंद हो गई है तो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। मैं भी वही हूँ, आप भी वही हैं। अंतर सिर्फ इतना सा है कि पहले आप मेरे सामने होते थे, मैं आपको देखता था। अब सामने तो आप अभी भी हैं मेरे, बस अंतर इतना सा है कि मैं आपको देख नहीं पा रहा। तो नहीं देख पा रहा तो इमेजिन कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल यही मान रहा हूँ कि मेरे सामने स्टूडेंट्स का समूह बैठा हुआ है और वो बड़े प्यार से, जैसे मैं याद करवा रहा हूँ वैसे याद कर रहा है। मीता, राखी, बनावली, कुणाल। जोर से बोलिए, मीता, राखी, बनावली, कुणाल। आया मज़ा? फील हुआ कि हम क्लास में ही बैठे हुए हैं? बस इसी को फील कीजिए। ये फीलिंग्स आपको आपकी हर समस्याओं का समाधान करने में सहायता करेगी। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा हो गया, मीताथल, राखीगढ़ी, बनावली और कुणाल। अब चलते हैं अपने राजस्थान, नीचे की तरफ चल रहे हैं। तो राजस्थान का तो एक ही बहुत है यार, जिसका नाम है, आप सब जानते हैं, जिसका नाम है कालीबंगा। सब जानते हो, आप परिचित हो इस चीज़ से। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित कालीबंगा। समझ में आ गया? लगे हाथ यूपी को भी संभाल लो। यूपी में मिले तो बहुत छोटे छोटे बहुत सारे स्थल हैं, लेकिन जो मुख्य स्थल है यूपी का, उसको ढंग से याद कर लेना। यूपी जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा प्रांत है। तो यहाँ पर जो स्थल मिला है, उस स्थल का नाम भी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, और वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कैसे याद करवाता था, याद है क्या आपको? यूपी का आलम, यूपी का आलम, आलम यूपी, यूपी आलम, आलम यूपी। याद आ गया? यूपी का आलमगीरपुर, यह है यूपी का स्थल जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। थोड़ा और नीचे चलते हैं तो गुजरात आ गया है। गुजरात के दो स्थल आपको पता है, एक का नाम था कच्छ का रण और दूसरा काठियावाड़। पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी? कच्छ की। किसकी बात कर रहा हूँ भाई? कच्छ की। कच्छ में आपको 3 स्थल मिले हैं भाई। कौन कौन से स्थल मिले हैं? 3 स्थल मिले हैं। एक स्थल का नाम है धोला, एक का नाम है देशल और एक का नाम है सुर। बोलो एक साथ, कच्छ का रण, धोला, देशल, सुर। कच्छ का रण, धोला, देशल, सुर, धोला, देशल, सुर, धोला, देशल, सुर, धोला, देशल, सुर। फुल फॉर्म तो बताओ यार। धोला का फुल फॉर्म है धोलावीरा, धोलावीरा। देशल का फुल फॉर्म है देशलपुर और सुर का फुल फॉर्म है सुरकोटड़ा। कौन सा कोटड़ा? सुरकोटड़ा। धोलावीरा, देशलपुर, सुरकोटड़ा। धोलावीरा, देशलपुर, सुरकोटड़ा। धोलावीरा, देशलपुर, सुरकोटड़ा। कहाँ पर है भाई? कच्छ के रण में। धोलावीरा, देशलपुर और सुरकोटड़ा। अब आप और नीचे चलिए, वो स्थान जहाँ के घोड़े बड़े प्रसिद्ध थे। सुनने में आया है कि हमारे राणा प्रताप, स्वाभिमान के प्रतीक राणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, काठियावाड़ी घोड़ा था। कहाँ का घोड़ा था? काठियावाड़ी घोड़ा था। तो इस काठियावाड़ के जो स्थल हैं, इन स्थलों को ढंग से समझना। हमारे भारत में भी सर्वाधिक जो स्थल मिले हैं वो कहाँ पर मिले हैं? काठियावाड़ मिले। जैसे एक स्थल का नाम है जिसका नाम है लो क्या? लोथल। एक स्थल है जिसका नाम है भगत राव। दो भाई बहन है भाई। चलो पहले एक का नाम और लिख लो, मालवण। कौन सा वन? मालवण। ये वन है जिसको न को हमारे यहाँ राजस्थान गुजरात क्षेत्र में न बोलते हैं। तो ये मालवन था, जिसका क्या हो गया? स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं इसको? मालवण बोलते हैं। और दो भाई बहन बोलता हूँ मैं। एक का नाम है, भाई का नाम है रंगपुर। कौन सा पुर? रंगपुर। और एक का नाम है
रोजदी, रंगपुर और रोजदी, रंगपुर रोजदी, दो अलग अलग स्थल हैं। कोई कारण है जिसकी वजह से मैं इन्हें भाई बहन बता रहा हूँ, थोड़ी देर बाद में समझ लेंगे क्यों है ये कारण कि मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये भाई बहन है। इसके पीछे कोई विशेष कारण है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और भी स्थल है जैसे प्रभास पाटन, और एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट पूछ सकते हो आप, पूछा जा सकता है, एक जगह है जिसका नाम है कुंतासी। कौन सा स्थल है? कुंतासी। कुंतासी भारत में खोजे गए हड़प्पा स्थलों में सबसे नवीनतम स्थल है, ये याद रखना ढंग से। कुंतासी क्या है? भारत में खोजे गए जो हड़प्पा स्थल थे उनमें सबसे नवीनतम स्थल है, सबसे नवीन स्थल है। सबसे बाद में खोजा गया स्थल कौन सा है? कुंतासी। कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात में कहाँ पर? काठियावाड़ क्षेत्र के अंदर। समझ में आ गया आपको? ये हैं कौन से, कहाँ के स्थल है भाई? ये हैं गुजरात के स्थल। थोड़ा और नीचे चलते हैं तो आप जानते हैं, मैंने बताया था आपको क्या आ गया है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में एक ही स्थान को याद कर लेना, और वो स्थान है दैमाबाद। कौन सा आबाद? दैमाबाद। ये जितने भी स्थल मैंने बताए लगभग 40-45 स्थल हैं, और इन स्थलों को आप ढंग से याद करें तो जिस तरीके से मैं नक्शे के साथ आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ उसी तरीके से नक्शा बना के याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। और ये एक तरीके से हड़प्पा सभ्यता की ABCD है। जब तक ये स्थलों के नाम और इनकी लोकेशन आपके दिमाग में फिट नहीं होगी तब तक अगर मैं आगे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक ये सभी परिस्थितियां मैं अगर आपको उनको समझाऊंगा, ये सब विशेषताएं समझाऊंगा, तो यही इन स्थलों के बारे में तो बताऊंगा मैं आपको। तो अगर आपके दिमाग में इन स्थलों का नाम आते ही उनकी लोकेशन याद आ जाती है तो उन स्थलों के विषय में जो भी बातें मैं बताऊंगा वो बातें बहुत आसानी से आपके समझ में आ पाएगी। तो एक बार आप सभी इस जो मैंने बोर्ड पे नक्शा बनाया है, जो स्थल बताए हैं, इन सभी स्थलों को एक बार फिर से ढंग से इनको दोहरा लें और इनका स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने आपको बहुत खोल खोल के एक एक चीज़ को ढंग से समझाया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जो मैंने अभी समझाया था उसको सिर्फ देखें नहीं, उसको अपने आप को पढ़ाने की कोशिश करें। जिस तरीके से मैंने आपको समझाया उस तरीके से आप कॉपी पर अपने आप को समझाने का प्रयास करें। आप पाएंगे परिणाम बहुत जल्दी समझ में आएगा, आपको देखने को मिल जाएगा कि आपको बड़े आसानी से याद हो जाएगा। इसलिए याद करने की कोशिश करें। मेहनत आएगी तो मेहनत तो करना अपना काम है यार, करेंगे मेहनत और मेहनत करेंगे और करते रहेंगे। देखिए भाई, इन सभी स्थलों की मैं आपको लगभग 40-45 स्थल जो थे उनके बारे में आपसे चर्चा कर चुका हूँ। अब बात यह है, एक और नई चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। ये जितने भी स्थल मिले हैं हड़प्पा के, ये सभी स्थल, या ये समझ लो कि प्राचीन सभ्यताओं के जो स्थल हैं वो स्थल हमें नदियों के आसपास मिलते हैं। ये नदियाँ जो हैं ये प्राचीन सभ्यताओं की जननी थी। क्यों थी? नदियों के आसपास का जो क्षेत्र होता है, नदियों से जो दोमट मिट्टी आती है, जो उपजाऊ मिट्टी होती है, जहाँ पर खेती करना आसान होता है, पीने का पानी आसान, सिंचाई के साधन बहुत नज़दीक, जल स्तर ऊंचा रहता है, इसलिए कुओं से भी सहायता रहती है, आवागमन के साधन बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसलिए हर दृष्टि से, इसी वजह से अनुकूलता के कारण जितने भी प्राचीन सभ्यताएं थी वो सभी किसी न किसी नदी के आसपास ही पनपी थी। तो ये जितने भी स्थल हैं ये सभी स्थल भी अवश्य किसी न किसी नदी के आसपास रहेंगे। बिल्कुल थे, ये सारे के सारे स्थल जो मैंने आपको बताए थे ये सभी स्थल किसी न किसी नदी के आसपास ही थे, उनके किनारों पर ही थे।
पर आप सब जानते हैं कि नदियां समय समय पर अपना मार्ग बदल लेती हैं। प्राकृतिक जो धरातल के जो उच्चावच होते हैं, जो परिवर्तन आते हैं, उनकी वजह से, प्लेट विवर्तनिक क्रियाओं आदि की वजह से धरती अपना ढाल बदलती है, और ढाल बदलती है तो नदियों के मार्ग भी बदल जाते हैं। तो सभी स्थल किसी न किसी नदी के आसपास थे, लेकिन वर्तमान में बहुत से स्थल ऐसे हैं जो नदियों से थोड़ा दूर हो गए हैं, कुछ तो बहुत ही दूर हो गए हैं। लेकिन अगर वहाँ पर सभ्यता के स्थल मिले हैं तो निश्चित रूप से कोई न कोई नदी उसके आसपास से अवश्य से बहती थी। इसलिए हम वर्तमान के इस आधार पर, वर्तमान में कौन सा स्थल किस नदी के आसपास है, इस आधार पर हम स्थलों और नदियों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नदी स्थलों की। आप सब लोग बाग उन स्थलों के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, मैं आपको समझा भी चुका हूँ। तो सबसे पहले बात कीजिए, स्थलों की चर्चा कर रहा हूँ, पहले स्थल लिख रहा हूँ। पहले क्या लिख रहा हूँ? पहले स्थल लिख रहा हूँ, और स्थलों के सामने लिखूंगा नदियाँ। नदी कौन सी नदी के पास में था? तो सबसे पहले अफगानिस्तान, वही उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान के दो स्थल बताए थे मैंने आपको, कौन कौन से थे? शॉर्दगुई और मुंडिगाग। मुंडिगाग आज किसी भी नदी के आसपास नहीं है, लेकिन जो सबसे उत्तरी स्थल है जिसका नाम है शॉर्दगुई। कौन सा स्थल है? शॉर्दगुई। वो शॉर्दगुई जो है वो एक नदी है जिसका नाम है अमू दरिया। कौन सा स्थल है? अमू दरिया। फारसी भाषा के अंदर नदी को दरिया ही कहा जाता है। इसका मतलब है जैसे गंगा नदी तो गंगा दरिया, वैसे ही नदी का नाम अमू है। अमू दरिया जो नदी है, इसके पास में कौन सा स्थल बसा हुआ है? शॉर्दगुई। मुंडिगाग किसी भी नदी के तट पर नहीं है। और नीचे चलो, कश्मीर, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का स्थल कौन सा है बोलिए? मांडा। इस मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर के, हमारी जो पंजाब की 5 नदियां हैं उनमें से एक नदी है जिसका नाम है चिनाब। चिनाब नदी के तट पर है कौन? मांडा। थोड़ा और नीचे चलें तो पाकिस्तान का पंजाब। कौन सा पंजाब आ गया था? पाकिस्तान का पंजाब। और पाकिस्तान के पंजाब के मैंने 3 स्थल बताए थे, रहमान, जलील है। रहमान ढेरी, जलीलपुर और हड़प्पा। रहमान ढेरी और जलीलपुर किसी भी नदी के तट पर नहीं है वर्तमान में, लेकिन जो है था, है बोले तो हड़प्पा। हड़प्पा वर्तमान में रावी नदी के तट पर है। कौन सी नदी है? रावी नदी के तट पर है। थोड़ा और नीचे चलते हैं भाई, सिंध प्रांत आ गया है। और सिंध प्रांत के 3 स्थल कौन कौन से हैं बोलिए? मो, चै और को। याद आया कुछ? मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो और कोटदीजी। मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो और कोटदीजी, ये तीनों के तीनों मैंने नक्शे में बताया था आपको, ये तीनों के तीनों सिंधु नदी के दाएं बाएं तट पर हैं। और आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं तो बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में जो सबसे पश्चिमी स्थल था उसका नाम मैंने आपको बताया था सुतकांगेडोर। बताया था ना, सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर जिस नदी के तट पर है, एक छोटी सी नदी है मकरान तट पर जिसका नाम है दाश्क नदी। कौन सी नदी है? दाश्क नदी। सुतकांगेडोर दाश्क नदी के तट पर है। बलूचिस्तान का 2nd नंबर का बेटा जो थोड़ा सा, जिसका घर सुतकांगेडोर के पूर्व दिशा की ओर है, उसका नाम है, बताइए, उसका नाम है सुतकाकोह। कौन सा है? सुतकाकोह। सुतकाकोह एक बहुत ही अच्छा नाम है नदी का, खुश हो जाएंगे आप सब लोग। नदी का नाम है शादी कौर। कौन सी नदी है? शादी कौर नदी। सुतकाकोह कौन सी नदी के तट पर है? शादी कौर नदी के तट पर। थोड़ा और नीचे बगल में चलें और पूर्व दिशा में चलते हैं तो बलूचिस्तान का 3रा स्थल आता है जिसका नाम है बालाकोट। कौन सा नाम है? बालाकोट। बालाकोट एक छोटी सी नदी है जिसका नाम है विंदार नदी। कौन सी नदी है? विंदार नदी के तट पर है कौन? बालाकोट। थोड़ा और नीचे चलिए, और कहाँ चलेंगे? पाकिस्तान तो कंप्लीट हो गया है।
ये है पाकिस्तान के क्षेत्र। अब आ जाते हैं अपन भारत में। भारत का एक स्थल हो चुका है, कौन सा? मांडा। मांडा के थोड़ा नीचे चलते हैं तो पंजाब आता है, और पंजाब में मैंने बताया था आपको 3 स्थलों के नाम, रोपड़, बाड़ा, संघोल, जिसमें जो रोपड़ है, रोपड़ और बाड़ा जो है, ये वर्तमान में एक नदी के तट पर है जिसका नाम है सतलज नदी। कौन सी नदी है? सतलज नदी के तट पर है कौन? रोपड़ और बाड़ा। संघोल वर्तमान में किसी भी नदी के तट पर नहीं है। थोड़ा और नीचे चलते हैं तो हरियाणा आता है। हरियाणा, जहां तक मेरा ज्ञान है कि वर्तमान में हरियाणा में कोई नदी नहीं है, नहरें ही नहरें हैं, कोई नदी नहीं है। और शायद नहरें इसीलिए बनाई गई थी, बनाई ही इसीलिए गई थी, यमुना से और बहुत सी स्थानों से जो नहरें बनाई गई थी वो बनाई इसीलिए गई थी क्योंकि नदियाँ ही नहीं है, नदियाँ बहती ही नहीं है हरियाणा में होते हुए। लेकिन फिर भी हरियाणा में इतने सारे हड़प्पा सभ्यता के स्थल थे, मीता, राखी, बनावली, कुणाल, और भी थे, भगवान राव वगैरह, लेकिन भगवानपुरा वगैरह। लेकिन ये सारे स्थल फिर आ कैसे गए, बन कैसे गए, जब नदी ही नहीं बहती है? और अभी अभी मैंने कहा कि सभ्यताओं की जननी होती है नदी, तो क्या बिना जननी के संतान आ सकती है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकती। इसका अर्थ है कि आज नहीं बहती है पर कभी तो बहती होगी। और वो कौन सी नदी है जो कभी बहती थी और अब लुप्त हो गई है? आप सब जानते हैं, सबके नाम पर, सबके मुंह पर है, सबकी जबान पर है वो नाम है सरस्वती नदी। कौन सी नदी है? सरस्वती नदी। संभवतः है यही माना जाता है कि हरियाणा के जो सभी स्थल हैं, हरियाणा के जो सभी स्थल हैं वो प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर रहे होंगे। ये हो गए हरियाणा। अब आ जाइए हमारा अपना राजस्थान। राजस्थान में एक ही स्थान है, आप जानते हैं, और वो है कालीबंगा। कौन सा स्थल है? कालीबंगा। और कालीबंगा कौन सी नदी के तट पर है? आप सबके मन में आ रहा है, और वो एक ही नाम है, वो है घग्गर नदी। कौन सी नदी है? घग्गर नदी। हिमालय के शिवालिक पहाड़ियों से निकलने वाली नदी, गंगानगर हनुमानगढ़ में, पहले हनुमानगढ़ में, फिर गंगानगर में बहती हुई, और अगर अधिक पानी आता है तो पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। और पाकिस्तान में जब चली जाती है तब इस नदी का नाम बदल जाता है, नदी वही है, नाम बदल जाता है, और उस नदी का नाम रखा जाता है हकरा। अर्थात कालीबंगा के लिए जब हम बात करेंगे तो इसे कहेंगे घग्गर हकरा नदी। दो नदियां नहीं है, नदी एक ही है। नाम भारत में इसी नदी को क्या कहा जाता है? घग्गर। और पाकिस्तान में इसी नदी को क्या कहा जाता है? हकरा नदी कहा जाता है। समझ में आई बात आपको? आगे चलते हैं। ये हो गया राजस्थान का इलाका। अब बात कर रहा हूं मैं, चलो लगे हाथ, यहीं पर हम उत्तर प्रदेश की भी कर देते हैं। उत्तर प्रदेश का एक ही स्थल था, आप जानते हैं, और उस स्थल का नाम है आलमगीरपुर। था ना, यूपी का आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर जिस नदी के तट पर है, यमुना की एक सहायक नदी है, छोटी सी नदी है, जिसका नाम है हिंडन नदी। कौन सी नदी है? हिंडन नदी। ये हो गया एक क्षेत्र। अब बात कर रहा हूँ मैं गुजरात। गुजरात की अगर मैं बात करता हूँ तो गुजरात में दो क्षेत्र बताए थे मैंने आपको। गुजरात के अंदर, गुजरात में एक बताया था, गुजरात में एक तो बताया था मैंने कच्छ का रण, और दूसरा बताया था काठियावाड़। तो कच्छ के रण की मैं बात करूं तो कच्छ के रण में 3 स्थल बताए थे मैंने आपको, धोलावीरा, देशलपुर और सुरकोटड़ा। इसमें देशलपुर और सुरकोटड़ा तो किसी भी नदी के तट पर नहीं है, लेकिन धोलावीरा जो है वो धोलावीरा 2 नदियों के बीच में है। एक नदी का नाम है मानसर नदी और एक नदी का नाम है मानहर नदी। मानसर और मानहर नदियों के बीच में स्थित है हमारा धोलावीरा। थोड़ा और नीचे चलें, थोड़ा और नीचे चलते हैं तो काठियावाड़ आता है। और काठियावाड़ में सबसे पहले हम बात करते हैं लोथल की। लोथल छोटी सी नदी है, भोगवा नदी। कौन सी नदी है? इस भोगवा नदी के तट पर है। थोड़ा और बात करते हैं, नीचे चलते हैं, भगत राव। कौन सा है? भगत राव। अब भगत तो किसी पवित्र नदी के तट पर ही बैठेगा ना भाई, तो इस क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है?
नर्मदा नदी। तो भगत राव कौन सी नदी के तट पर है? नर्मदा नदी। और आप जानते हैं नर्मदा नदी के बारे में कि पश्चिमी घाट से निकलकर ये नदी और सभी नदियों के विपरीत, और सभी नदियां, वहाँ से निकलने वाली सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदी है जो विपरीत बहती हुई अरब सागर में गिरती है। ठीक इसी की बहन है, ऐसी की ऐसी एक और नदी है जिसका नाम है ताप्ती नदी। सुना है ना नाम? पवित्र नदियों में माना जाता है ताप्ती। और ये जो ताप्ती नदी है, ये ताप्ती नदी जिसके स्थल के तट पर एक स्थल है जिसे कहा जाता है मालवण। कौन सा स्थल? मालवण। मैंने आपसे चर्चा की थी भाई बहन। भाई बहन कौन कौन से? एक का नाम रंगपुर और एक का नाम रोजदी। इन्हें मैंने भाई बहन क्यों कहा था? भाई बहन किसे कहते हैं? जिनकी माँ एक ही होती है। और इन स्थलों की माँ कौन होती है? नदियाँ। अर्थात ये दोनों स्थल एक ही नदी के तट पर पनपे थे। और उस नदी का नाम था भादर नदी। एक ही भादर नदी के तट पर होने की वजह से मैं इन्हें भाई बहन का दर्जा दे रहा हूँ। अदरवाइज ये दोनों स्थल काफ़ी दूर दूर हैं। और आगे चलते हैं। गुजरात कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आखिरी में चलते हैं नीचे ही नीचे दक्षिण दिशा के अंदर। दक्षिणतम जो स्थल है उसका नाम है दैमाबाद। कौन सा बाद? दैमाबाद। जो गोदावरी की सहायक नदी है, एक छोटी सी सहायक नदी है जिसका नाम है प्रवरा नदी। कौन सी नदी है? इस प्रवरा नदी के तट पर है। तो जितने भी स्थल मैंने आपको बताए थे, उन सभी स्थलों में वे सभी स्थल जो किसी न किसी नदी के, वर्तमान में किसी न किसी नदी के तट पर हैं, उन सब की समीक्षा मैंने आपके सामने कर दी है। मैं चाहता हूं कि एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक मिनट, संभवतः ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो मैं विजय भारद्वाज आज का सेशन यहीं पर संपन्न करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग जो मैंने आज पढ़ाया था उसको रिपीट करेंगे, उसको याद करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने आती है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या बताइए। हर संभव प्रयास करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान कर पाऊँ। और कल हम इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। हड़प्पा सभ्यता बहुत समृद्ध सभ्यता थी, इसलिए इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।